बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कास्ट अकाउंटिंग चैप्टर 8, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कास्टिंग, जिसकी हम मेथड्स डिस्कस कर रहे थे कि मेथड्स टू एलोकेट जॉइंट कास्ट, यानी जैसे मैंने आपको बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट डिस्कस करते हुए कहा था कि इस चैप्टर का मेन थीम जो है वो जॉइंट कास्ट एलोकेशन का है, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जब प्रोडक्शन होती है तो एक पॉइंट तक, शुरू से एक पॉइंट तक हमारी प्रोसेस सेम यानी सिमल्टेनियस ली जाती है। तो लिहाजा उसी वक्त ये जानना मुश्किल है कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी कौन सी है। तो जब ये स्प्लिट अप हो जाते हैं तो हमारे पास स्प्लिट अप पॉइंट पे फिर प्रोडक्ट सी, ए, बी और सी ये सेपरेट आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आसानी से पहचाने जाते हैं। अब इन प्रोडक्ट्स के दरमियान हमने उन तमाम कास्ट को, जो मटेरियल की कास्ट हो, लेबर की कास्ट हो और फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट हो, यानी जो मुश्तरका जब ये प्रोसेसिंग हो रही थी और स्प्लिट अप पॉइंट तक जितनी कास्ट आई थी, ये जॉइंट कास्ट हमने इनके दरमियान एलोकेट करनी है। इस एलोकेशन को कहते हैं जॉइंट कास्ट एलोकेशन। अब उस एलोकेशन के लिए मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ होते हैं, जिसके लिए 4 ये मेथड्स हैं जो हमारी बुक में भी मौजूद है और यहाँ भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले मेथड जो हमने डिस्कस भी की है वो हमारी है मार्केट वैल्यू और सेल वैल्यू मेथड, यानी उस प्रोडक्ट की मार्केट में जो वैल्यू होगी या उसकी जो सेल वैल्यू होगी उसकी बुनियाद पे, उसके बेस पे अगर हम कास्ट, जॉइंट कास्ट जो हमारी कॉमन कास्ट है, अगर हम उसको एलोकेट करना चाहें तो ये हमारी मेथड होगी मार्केट वैल्यू या सेल वैल्यू मेथड। दूसरी है क्वांटिटेटिव और फिजिकल यूनिट मेथड, यानी जितनी हमारी आउटपुट होती है, यानी जितनी हमारी प्रोडक्शन होती है उसी की बुनियाद पे जब हम अपनी कास्ट एलोकेशन करते हैं जॉइंट कास्ट, तो ये हमारी क्वांटिटेटिव या फिजिकल यूनिट मेथड होती है। तीसरी हमारी है एवरेज यूनिट कास्ट, यानी हम एवरेज यूनिट कास्ट मालूम करते हैं। तो एवरेज यूनिट कास्ट मालूम करने का जो आम सा तरीका है वो ये है कि टोटल कास्ट जितनी हमारी साथ होती है जॉइंट, उसको तमाम यूनिट्स की प्रोडक्शन पे डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास पर यूनिट एवरेज कास्ट आती है। अब जिस प्रोडक्ट की जितनी भी क्वांटिटी होगी, जितनी भी प्रोडक्शन होगी, उससे उस पर एवरेज यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी तरह हमारा एवरेज यूनिट कास्ट मालूम हो जाता है। और वेटेड एवरेज मेथड जो है, जो कि हमारी लास्ट मेथड है, इसमें ऐसा होता है कि हर प्रोडक्ट को पहले से एक वेटेज अलॉट की जाती है और उसी वेटेज की बुनियाद पर जब हम, यानी जिस तरह हमारे पास सेल प्राइस बुनियाद होती है, बेस होती है, उसी की बेस पे हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो मार्केट वैल्यू, लेकिन अगर हम उसको एक प्री डिटर्मिन वेट अलॉट करते हैं और वो वेट क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसिव मटेरियल, एक्सपेंसिव लेबर, तो लिहाजा हर एक प्रोडक्ट को उसकी उस प्रोसेस की वजह से उसको एक वेटेज दिया जाता है। तो लिहाजा उस वेटेज की बुनियाद पे जब हम उन प्रोडक्ट्स के दरमियान एलोकेशन ऑफ जॉइंट कास्ट करते हैं तो ये हमारी होती है वेटेड एवरेज मेथड। इसमें जो पहली मेथड मार्केट वैल्यू और सेल वैल्यू मेथड है, ये मोस्टली यूज्ड जो हमारे एक्सरसाइज है उसमें ये ज़्यादातर यूज़ हुई है, क्योंकि पहले ऊपर जब हम जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी हमने यही कहा था कि हमारे पास जो इंडस्ट्री प्रिफर्ड मेथड है वो है मार्केट वैल्यू और, तो लिहाजा मार्केट वैल्यू और सेल वैल्यू मेथड हमारी मोस्टली यूज्ड है। इसको हमने डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और इस पे तकरीबन 2 एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। अब उसी एग्जाम्पल्स को बेस बना के हम आज आगे जा रहे हैं एक्सरसाइजेस पे। तो हम देखेंगे कि जो एक्सरसाइज जिस मेथड पे सॉल्व होता है उसी के साथ वो मेथड भी डिस्कस करेंगे। तो साथ साथ मेथड भी हमें इजीली
समझ में आएगी और उस पर जब वो एक्सरसाइज हो जाएगी तो उसकी मज़ीद समझने में हमें आसानी होगी। तो बाकी मेथड्स को मुतालिका एक्सरसाइज के साथ साथ जब वो हमारे सामने आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज से हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइजेज पे जो इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज है और जिसमें हमने अपनी जॉइंट कास्ट एलोकेशन करनी है। जी, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है। इसको आज हम डिस्कस करते हैं और इसकी मुतालिक जो हमारी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो भी करते हैं। एक्सरसाइज को पढ़ते हैं और फिर उसकी समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमसे क्या मांगता है। आपने एक्सरसाइज बुक में देखनी है क्योंकि यहाँ पे ज़रा इसकी जो विजिबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ मैंने यहाँ बतौर रेफरेंस ये एक्सरसाइज यहाँ पुट की है ताकि फिर आपको समझने में आसानी हो, लेकिन लाजमी आपने इस एक्सरसाइज को किताब में देखनी है और फिर ख़ुद से सॉल्व करना है। यानी अगर वीडियो के साथ साथ यानी लेक्चर के साथ साथ आप इसको सॉल्व करना चाहें तब भी कर सकते हैं, या उसमें बाद में बैठ के उसको आप सॉल्व करना ज़रूर सॉल्व करना चाहिए आपको, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिकल यानी समझ आ जाए। एक्सरसाइज को पढ़ते हैं फिर मैं इसको फिर डिस्कस भी करता हूँ। इसकी हेडिंग है रिवर्सल कास्ट मेथड फॉर बाय प्रोडक्ट्स। Lar Inc. manufacture one main product and two byproducts. Data for July are main product, byproduct A, byproduct B. Sales main product 1,50,000, byproduct A 12,000 और byproduct B 7,000. Manufacturing cost before separation. मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बिफोर सेपरेशन 75,000 मेन प्रोडक्ट की नीचे है। बाकी बाय प्रोडक्ट ए और बाय प्रोडक्ट बी की नीचे गिवन नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बिफोर सेपरेशन ये टर्म आपने यहाँ समझनी है कि जब मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ए और बाय प्रोडक्ट बी जुदा नहीं हुई थे, मतलब जब ये जॉइंटली प्रोसेस हो रहे थे, तब हमारा खर्चा आया था 75,000। तो कास्ट बिफोर सेपरेशन का मतलब है जॉइंट कास्ट। ये आगे आपने इसी तरह समझना है कि जब भी हमारे पास कास्ट बिफोर सेपरेशन आएगी तो वो कास्ट हमारी होगी जॉइंट कास्ट। फिर है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आफ्टर सेपरेशन। आफ्टर सेपरेशन का मतलब है कि जब ये स्प्लिट अप हो गई स्प्लिट अप पॉइंट पे, तो उसके बाद इसमें जो खर्चा आना था सेपरेबल कास्ट या फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट, वो था मेन प्रोडक्ट का 23,000 अपना, बाई प्रोडक्ट ए का 2,200 और बाई प्रोडक्ट बी का 1,800। इसके बाद मैंने मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो हमारी ऑपरेटिव एक्सपेंस होती है वो इस पे आई है। मेन प्रोडक्ट पे 12,000 आती है, ए पे 1,500 आती है और बाई प्रोडक्ट बी पे 1,100 आती है। रिक्वायर्ड क्या है? एन इनकम स्टेटमेंट एज्यूमिंग नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री and using the reversal cost method for the byproducts, allowing a 15% operating profit per byproduct A and 12% operating profit per byproduct B. अब अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपसे रिक्वायर्ड है इनकम स्टेटमेंट, और जैसे हम चैप्टर नंबर 2 में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनकम स्टेटमेंट जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ भी इनकम स्टेटमेंट या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाते वक्त मैंने आपसे कहा था कि जब आपको किसी भी स्टेटमेंट के बारे में यानी कहा गया हो तो आपने पहले अपने जहन में उस स्टेटमेंट का स्केच लाना है। यानी अगर यह बात होती है इनकम स्टेटमेंट की, तो इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए सेल, यानी सेल रेवेन्यू होनी चाहिए। दूसरी होनी चाहिए हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो सामान हमने बनाया जिसको हमने फ़रोख्त किया उस पे हमारा कास्ट कितनी आई है। फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम सेल से माइनस करते हैं तो हमारे पास आती है ग्रास प्रॉफिट। ग्रास प्रॉफिट के बाद हम ग्रास प्रॉफिट से माइनस करते हैं ऑपरेटिव एक्सपेंस। ऑपरेटिव एक्सपेंस में मेनली हमारे पास 2 किस्म की एक्सपेंस होती है, एक मार्केटिंग एक्सपेंसेस और दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ये जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या उसको हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। तो लिहाजा ये हमारी एक मुख्तसर स्केच है
हमारी इनकम स्टेटमेंट की। अब इस डेटा से हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले आपने सेल लिखनी है, लाजमी बात है। फिर उसके बाद आपने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखनी है। अब यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें उसी तरीके से नहीं गिवन होगा जिस तरह पहले गिवन था। यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी क्या होगी, क्योंकि हम यहाँ जॉइंट कास्ट एलोकेशन करेंगे, क्योंकि जॉइंट कास्ट पहले एलोकेट होगा तब हमारे पास वो टोटल कास्ट बनेगी। जिस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में जो हमने मार्केट और सेल वैल्यू मेथड में डिस्कस किया था कि हमारी जॉइंट कास्ट और हमारी सेपरेबल कास्ट जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारी टोटल कास्ट होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आपको गिवन है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बिफोर सेपरेशन और एक गिवन है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आफ्टर सेपरेशन। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो ये हमारी टोटल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी या हमारी टोटल कास्ट ऑफ सेल होगी, ये दोनों हमारी। लेकिन यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आफ्टर सेपरेशन तमाम प्रोडक्ट्स की मौजूद है, लेकिन कास्ट बिफोर सेपरेशन जो हमें गिवन है वो सिर्फ जॉइंट कास्ट गिवन है, मतलब सिर्फ मेन प्रोडक्ट्स के साथ लिखा है, बाय प्रोडक्ट्स ए और बी के साथ उसका जिक्र नहीं है। अब ये हो गई हमारी कास्ट। जब हम इसको सेल से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केटिंग एक्सपेंस है, ये माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना है इनकम स्टेटमेंट के लिए, यानी इनकम स्टेटमेंट बनाने का मकसद हमारा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट मालूम करना। लेकिन यहाँ इनकम स्टेटमेंट से हमारे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मालूम करना नहीं है, क्योंकि वो नीचे कहता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर बाय प्रोडक्ट ए और बाय प्रोडक्ट बी ऑलरेडी उसने परसेंटेज यानी रेशियो में दिया है कि 15% ऑफ द सेल ये एक ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और 12% ऑफ द सेल ये हमारे पास प्रोडक्ट बी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो दोनों की सेल हमें गिवन है, तो लिहाजा प्रॉफिट तो हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन इस डेटा की यहाँ पे मतलब जो गिवन है इस डेटा से और इससे जो इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो इसका मकसद ये है कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिवर्स जाके और हम जो कास्ट बिफोर सेपरेशन है वो प्रोडक्ट ए और बी के दरमियान और मेन प्रोडक्ट के दरमियान इसकी तकसीम कर ले। यानी इस मेथड से कि हम नीचे प्रॉफिट से जाके वापस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक, तो ये हमारी होती है रिवर्सल कास्ट मेथड। यानी इनकम स्टेटमेंट का मकसद है सेल से नीचे प्रॉफिट मालूम करना, यानी सेल से शुरू होके नीचे आके प्रॉफिट मालूम करना। लेकिन यहाँ हम प्रॉफिट से ऊपर जाएंगे और कास्ट मालूम करेंगे, तो इसको कहते हैं रिवर्सल कास्ट मेथड। तो लिहाजा अब रिवर्सल कास्ट मेथड से हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और हमारा इनकम स्टेटमेंट होगा एक कॉलम शक्ल में, यानी 3 कॉलम की शक्ल में होगा। एक हमारी मेन कॉलम का मेन प्रोडक्ट की कॉलम होगी, दूसरी हमारी बाय प्रोडक्ट ए की कॉलम होगी और तीसरी हमारी बाय प्रोडक्ट बी की कॉलम होगी और चौथी कॉलम हम साथ बनाएंगे टोटल, ताकि आपको टोटल जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो क्या हो सकती है वो भी आप इसमें समझ सकें। तो चलते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट की तरफ ताकि आपको अब इसकी मज़ीद समझ हो। सबसे पहले स्टेटमेंट पर हम कंपनी का नाम लिखते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट यानी जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो लिखते हैं और फिर फॉर द पीरियड जो पीरियड हम जिसके लिए हम बनाते हैं वो मेंशन करते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो हमारी एक कॉलम हमने बनाई है मेन प्रोडक्ट की, दूसरी हमने बनाई है बाय प्रोडक्ट ए की, तीसरी हमने बनाई है बाय प्रोडक्ट बी के लिए और चौथी हमारी टोटल कॉलम है। सबसे पहले एज यूजुअल हमने जो डेटा हमें गिवन है वो यहाँ पे मुतालिका अपनी अपनी कॉलम में अपनी अपनी प्रोडक्ट की नीचे हमने लिखी है। अब देखिए सेल्स वहाँ गिवन थी, मेन प्रोडक्ट की 1,50,000, बाय प्रोडक्ट ए बी की 12,000 और ए की 12,000 और बी की 7,000। ये टोटल सेल्स हमारी होती है 1,69,000। अब हम इस सेल से माइनस करेंगे एज यूजुअल जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, लिस्ट कास्ट ऑफ सेल या CGS यानी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 तरह की है, एक है कास्ट बिफोर सेपरेशन और दूसरी है कास्ट आफ्टर सेपरेशन। यानी ऊपर गिवन था मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बिफोर सेपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आफ्टर सेपरेशन।
तो आफ्टर सेपरेशन वो फर्दर प्रोसेसिंग या सेपरेबल कास्ट है, और बिफोर सेपरेशन जो है ये जॉइंट कास्ट है। अगर ये आप देखें तो ये मैंने किसी की यानी कास्ट बिफोर सेपरेशन मैंने न मेन प्रोडक्ट की नीचे लिखा है, न प्रोडक्ट ए की नीचे लिखा है, और न प्रोडक्ट बी की नीचे लिखा है। सिर्फ मैंने टोटल में लिख दिया है कि टोटल हमारा कास्ट बिफोर सेपरेशन आया था 75,000। ये हमें डेटा में गिवन था। फिर कास्ट आफ्टर सेपरेशन गिवन थी जो 23,000 अलहदा मेंशन थी मेन प्रोडक्ट की अपनी, बाई प्रोडक्ट ए की 2200 और बाई प्रोडक्ट बी की 1800। ये टोटल बनती है 27,000। अब ये डेटा भी गिवन था। ग्रास प्रॉफिट यानी जब हम ये दोनों कास्ट माइनस करेंगे, यानी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जब सेल से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ग्रास प्रॉफिट, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है। इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि मेन प्रोडक्ट से या हर तमाम प्रोडक्ट से हमने दो किस्म की कास्ट माइनस करनी है, एक कास्ट बिफोर सेपरेशन और एक कास्ट आफ्टर सेपरेशन। तो एक हमारे पास मौजूद नहीं है तो हमारा ग्रास प्रॉफिट भी मालूम नहीं हो सकता। फिर हमें गिवन था, यानी फिर हमारा प्रोसेस है कि हम ग्रास प्रॉफिट से ऑपरेटिव एक्सपेंस माइनस करेंगे। अब जब हमने ऑपरेटिव एक्सपेंस माइनस की, जो गिवन है मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वो 12,000, 1500, 1100, और इसको हमने जमा किया है 14,600। इसके बाद जो हमें गिवन था वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, यानी ग्रास प्रॉफिट से ऑपरेटिव एक्सपेंस माइनस करके हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन यहाँ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन था, किस किस का गिवन था? ए के लिए गिवन था और बी के लिए गिवन था। तो ए के लिए क्या गिवन था कि 12,000 का हम 15% लेंगे तो ये 1800 आएगा, जैसे हमने यहाँ मेंशन किया है। इसी तरह बी के लिए 7,000 का 12% है, उसको भी हमने मेंशन किया है, 840 आया है। अब ये डेटा गिवन था जो मैंने इनकम स्टेटमेंट में पुट किया। अब कुछ डेटा इसमें मिसिंग है, उस मिसिंग डेटा को हम मालूम करेंगे कैसे? रिवर्सल कास्ट मेथड से। रिवर्सल कास्ट मेथड क्या होगी कि हमने बाई प्रोडक्ट ए और बी की, यानी इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ऊपर आपने हेडिंग में देखा था कि रिवर्सल कास्ट मेथड पर बाई प्रोडक्ट्स, यानी ए और बी की हमने अलहदा जॉइंट कास्ट जो कास्ट बिफोर सेपरेशन में उसमें उसका पोर्शन मालूम करना है। तो लिहाजा हम प्रॉफिट से नीचे जाएंगे और कास्ट बिफोर सेपरेशन तक, इस तक हम इसकी कास्ट मालूम करेंगे रिवर्सल कास्ट मेथड से। तो जैसे हम पहले कहते थे कि अगर आप देख रहे हो मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट ए और बाई प्रोडक्ट बी की कॉलम को, तो 12,000 से माइनस है कास्ट बिफोर सेपरेशन, फिर उससे माइनस है कास्ट आफ्टर सेपरेशन, तो ग्रास प्रॉफिट आएगा। फिर ग्रास प्रॉफिट से ऑपरेटिव एक्सपेंस माइनस होगी, वो 1500 है तो 1800 आएगा। अब रिवर्सल कास्ट मेथड में क्या करना है, हमने जब रिवर्स जाना होगा तो जो माइनस है उसको प्लस करना होगा और जो प्लस है उसको माइनस करना होगा। यानी हम क्या करेंगे, 1800 को 1500 के साथ जमा करेंगे तो ये हमारी ग्रास प्रॉफिट होगी। इसलिए क्योंकि ऊपर एक फिगर थी जो ग्रास प्रॉफिट की है, उसमें से 1500 माइनस हुआ था तो 1800 आया था, तो अगर वापस 1800 जमा करेंगे तो वो फिगर वापस आएगी। इसी तरह ये ग्रास प्रॉफिट मालूम होगा। फिर ग्रास प्रॉफिट से हम ऊपर जाएंगे, जो 2200 हमारा माइनस है और साथ ऊपर कास्ट बिफोर सेपरेशन भी माइनस है 12,000 से, तो वो ग्रास प्रॉफिट आ चुका होता। तो इन दोनों को जमा करेंगे और 12,000 से माइनस करेंगे तो हमारे पास वो पोर्शन आएगी जो कास्ट बिफोर सेपरेशन हो। ये हम नीचे स्लाइड में देखते हैं, वह हमने इसकी सलूशन की है। तो ये देखिए इसकी बाकायदा सलूशन, यानी हमने क्या किया कि हमने पहले ए और बी की, जो बाई प्रोडक्ट ए और बी की जो हमारी ग्रास प्रॉफिट हमें गिवन थी, वो रिवर्सल हम गए। यानी आप यहाँ सिर्फ फोकस करें प्रोडक्ट ए पे फर्स्ट। तो प्रोडक्ट ए की ग्रास ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें गिवन थी ऊपर स्लाइड में 1800, या डेटा में गिवन था। इसको मैंने जमा किया 1500 से, रिवर्स कर दिया। 1500 माइनस था, मैंने ऐड कर दिया क्योंकि रिवर्स हम जा रहे हैं, ये बन गया 3300। अब हमारे पास ग्रास प्रॉफिट मालूम हुआ रिवर्सल कास्ट मेथड से। अब ग्रास प्रॉफिट हमारे पास नॉर्मली जब आता है हम सेल से कास्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो ग्रास प्रॉफिट आता है, लेकिन हम यहाँ रिवर्सल जाएंगे, यानी ये 6500 प्रोडक्ट ए की नीचे जो कास्ट बिफोर सेपरेशन है ये हमें गिवन नहीं थी। मैंने ऊपर स्लाइड में इसको नहीं लिखा था। ये पॉइंट आउट किया है हमने। कैसे पॉइंट आउट किया है, हमने 2300 को
और 2200 को जो आपस में ऐड होने हैं, जब ये ऐड हो गए, इन दोनों को 12,000 से माइनस किया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग फिगर हो गई है वो 6,500 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 12,000 से 6,500 और 2,200 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3,300। तो इस तरह हमने पहले प्रोडक्ट ए की कास्ट बिफोर सेपरेशन मालूम की, फिर प्रोडक्ट बी की। तो प्रोडक्ट बी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें गिवन थी 840। इस 840 को हमने ऐड किया 1100 से, तो ये हमारे पास हो गया 1940। 1940 और 1800 को जमा करके और फिर उसको 7,000 से माइनस किया तो हमारे पास आया 3,260, जो कि कास्ट बिफोर सेपरेशन है प्रोडक्ट बी की। अब हमारे पास ये दो बाय प्रोडक्ट्स की कास्ट रिवर्सल मेथड से मालूम हो गई, लेकिन टोटल कास्ट हमारी थी 75,000। अब बारी है मेन प्रोडक्ट की कास्ट बिफोर सेपरेशन की, जो कि हमारे पास हमने लिखी है 65,240। अब ये 65,240 कैसे आया, हमने 75,000 जो टोटल हमारी कास्ट बिफोर सेपरेशन थी उसमें से 3,260 और 6,500 हमने माइनस किया है। जब इसको माइनस किया इन दोनों को 75,000 में से, तो हमारे पास आया बाकी जो बचा 65,240। यानी इसका मतलब ये है कि 75,000 हमारी टोटल जॉइंट कास्ट थी, उसमें 6,500 प्रोडक्ट बी ए की है और 3,260 प्रोडक्ट बी की है। इन दोनों को माइनस करके तो बाकी किसकी बचेगी, मेन प्रोडक्ट की बचेगी, जो कि 65,240 होगी। अब ये हमारी मेन प्रोडक्ट की कास्ट बिफोर सेपरेशन हमारे पास मालूम हो गई 65,240। अब जो हमने मालूम करना था, यहां तक हमारी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। यानी क्वेश्चन में हमसे मांगा था क्या, रिवर्सल कास्ट मेथड से बाय प्रोडक्ट की जॉइंट कास्ट, वो हमने मालूम की। अब बाकी हमने स्टेटमेंट को कंप्लीट किया है। तो अगर मेन प्रोडक्ट को देखें तो मेन प्रोडक्ट की न हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन थी न ग्रॉस प्रॉफिट। ये अब नॉर्मल मेथड से हम कर सकते हैं, यानी 1,50,000 में से हम 65,240 और 30,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 61,760। 61,760 ग्रॉस प्रॉफिट से 12,000 माइनस करेंगे तो आएगा 49,760। ये हमारी हो गई। अब टोटल की कॉलम में तो ऑलरेडी फिगर मौजूद थी, उसको भी कंप्लीट कर ले। ऊपर हमने ब्लैंक छोड़ी थी। टोटल सेल हमारी तीनों प्रोडक्ट्स की है 1,69,000। टोटल जॉइंट कास्ट बिफोर सेपरेशन थी 75,000 और कास्ट आफ्टर सेपरेशन टोटल है 27,000। इन दोनों को माइनस किया 1,69,000 से तो 67,000 आया। अब 67,000 इस तरह अगर आप जमा करें कि 61,760, 3,300 और 1,940, तो ये तीनों जमा करके फिर भी 67,000 आता है। इसी तरह आप इसकी पड़ताल कर सकते हैं कि हमारी जो कास्ट बिफोर सेपरेशन हमने मालूम की क्या ये ठीक है या नहीं। यानी आपकी तमाम फिगर एक जैसी आनी चाहिए, यानी सबका मजमुआ एक जैसा आना चाहिए। या अगर आप नीचे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो 49,760, 1,800 और 47 ये आना चाहिए, 52,400। इसी तरह वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, यानी अगर आप टोटल कॉलम वाला प्लस माइनस करें तो भी 52,400 आना चाहिए। और अगर तमाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, यानी तमाम तीनों प्रोडक्ट्स की ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जमा करके तब भी 52,400 आनी चाहिए। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें हमने रिवर्सल कास्ट मेथड से बाय प्रोडक्ट की कास्ट मालूम की। ये आगे एक एक्सरसाइज और में भी है रिवर्सल कास्ट मेथड। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और वो हमारी है एक्सरसाइज नंबर 4। अब एक्सरसाइज नंबर 4 में जॉइंट कास्ट एलोकेशन है मार्केट वैल्यू मेथड से, और बाय प्रोडक्ट एलोकेशन है मार्केट वैल्यू रिवर्सल कास्ट मेथड से। यानी दो तरह की हमने यानी रिक्वायरमेंट है। एक हमारी जॉइंट कास्ट एलोकेशन है मार्केट वैल्यू मेथड या जो सेल वैल्यू मेथड हमारी है, और दूसरी हमारी है बाय प्रोडक्ट, यानी यह एक बाय प्रोडक्ट है और उसको भी कास्ट जॉइंट कास्ट में हम हिस्सा देंगे, लेकिन उसके लिए मेथड यूज़ करेंगे रिवर्सल कास्ट मेथड, जो हमने अभी इसी क्वेश्चन में एक एक्सरसाइज नंबर 2 में की। द ट्रेसी कंपनी मैन्युफैक्चर जॉइंट प्रोडक्ट एक्स एंड वाई।
as well as byproduct Z. Cumulative cost data for the period show 2,04,000 representing 20,000 units completed units processed through the refining department at an average cost of 10.20. Costs are assigned to X and Y by market value method, which consider further processing cost and subsequent operation. To determine the cost allocation to Z, the market value reversal cost method is used. एडिशनल डेटा ये कहता है कि हमारी 3 प्रोडक्ट हैं, 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स है यानी मेन प्रोडक्ट है एक्स और वाई, और एक हमारा प्रोडक्ट है जेड। टोटल कम्युलेटिव कास्ट या कास्ट बिफोर सेपरेशन या जॉइंट कास्ट, ये सब तमाम एक जैसी टर्म्स हैं, वो आई है 2,04,000 एक्स वाई और जेड तीनों पे। इनकी तमाम प्रोडक्शन जो है वो 20,000 यूनिट्स है, तीनों की एक्स वाई जेड की 20,000 यूनिट्स है, और इसकी यूनिट कास्ट एवरेज यूनिट कास्ट है 10.20। यानी कैसे ही मालूम किया, 2,04,000 को 20,000 पे डिवाइड किया, ये वैसे आपको गिवन है। कहता है कि एक्स और वाई को मार्केट वैल्यू मेथड यूज कर ले लोकेशन के लिए, और जेड के लिए जो मेथड है वो है रिवर्सल कास्ट मेथड। एडिशनल डेटा में आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है, जेड एक्स वाई, जेड की क्वांटिटी जो यूनिट्स प्रोसेस्ड है वो है 2,000, एक्स की 8,000 और वाई की 10,000। सेल प्राइस यानी मार्केट वैल्यू सबकी गिवन है, $5, $20 और $25 पर यूनिट। फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट पर यूनिट $1 जेड की है, एक्स की $5 पर यूनिट है और वाई की $60 पर यूनिट है। ये हमारी फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट यानी आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट तमाम पे जो अपनी अपनी कास्ट प्रोसेसिंग पे आई है वो ये है। मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये बाकी प्रोडक्ट्स की नहीं गिवन, सिर्फ जेड की गिवन है, क्योंकि जेड के लिए हम रिवर्सल कास्ट मेथड यूज़ करेंगे, वो है $1। और जेड की ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर यूनिट $1। अब जेड की हमने अलहदा मेथड यूज़ करनी है रिवर्सल कास्ट मेथड, और एक्स और वाई के लिए हमने यूज़ करनी है मार्केट वैल्यू मेथड या सेल वैल्यू मेथड। रिक्वायर्ड है कम्युलेटिव कास्ट एलोकेटेड टू जेड एक्स एंड वाई। सबसे पहले हम जेड को एलोकेट करेंगे क्योंकि इसकी मेथड अलग है, फिर वाई और एक्स के दरमियान बाकी कास्ट जो है वो तकसीम करेंगे। तो टोटल कास्ट याद रखिए हमारे पास थी 2,04,000 जॉइंट कास्ट, ये हमने इन तीनों के दरमियान अब एलोकेट करनी है। तो सबसे पहले करते हैं जेड की कास्ट एलोकेशन। अब जेड के लिए जो हम एलोकेशन करेंगे प्रोडक्ट्स यानी जॉइंट कास्ट की, तो ये होगी रिवर्सल कास्ट मेथड है। जॉइंट कास्ट एलोकेशन रिक्वायरमेंट नंबर 1, जॉइंट कास्ट एलोकेशन टू बाय प्रोडक्ट जेड बाय रिवर्सल कास्ट मेथड। यहाँ भी हमने एक इनकम स्टेटमेंट सा बनाया है और उसके ज़रिए हमने जेड की जो कास्ट है वो एलोकेट की है। सबसे पहले हमने लिखी है सेल प्राइस जो कि $5 पर यूनिट है, हमें गिवन थी। फिर हमने माइनस की है लेस कास्ट ऑफ सेल यानी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो जिस तरह एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने किया था कास्ट बिफोर सेपरेशन जो हमें गिवन नहीं है मालूम करना है, और कास्ट आफ्टर सेपरेशन यानी फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट गिवन था वो माइनस होनी है। फिर हमारे पास जब कास्ट बिफोर सेपरेशन और कास्ट आफ्टर सेपरेशन 5 से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगी जो कि इस कास्ट बिफोर सेपरेशन की वजह से मिसिंग आता है। फिर हमने माइनस करनी है ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट से। यहाँ हमें मार्केटिंग एक्सपेंस गिवन है और वो गिवन है 1, तो कि ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस होगी तो हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें गिवन है यानी इस इनकम स्टेटमेंट का आंसर गिवन है, लेकिन हम रिवर्स जाएंगे और हमारे पास हमने मालूम करनी है कास्ट बिफोर सेपरेशन जो कि हमारे पास अननोन है एक्स है, ये मालूम करनी है। अब क्या करेंगे रिवर्सल में, जो माइनस है वो ऐड करेंगे और जो ऐड है वो लेस करेंगे। तो नीचे से ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस है और हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंस लेस है तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो वापस यानी 1 और 1 तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट 2 होगा। यानी यहाँ ऊपर
2 फिगर था जिसमें से 1 माइनस हुआ तो 1 आया ना, तो 1 के साथ वापस 1 ऐड करेंगे तो वापस 2 आएगा, जो ग्रास प्रॉफिट होगी हमारी। फिर 2 हमारी ग्रास प्रॉफिट है, और ये ग्रास प्रॉफिट कैसी आई कि हमने 5 में से ऊपर एक और एक फिगर जो कि अभी मालूम नहीं है वो माइनस की है, तो हमारे पास 2 आया होगा। तो लिहाजा अब वो फिगर कौन सी होगी, तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 जमा करेंगे, 3 होगी। 3 और 5 की हम डिफरेंस मालूम करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो इसका मतलब कि हमने 2 और 1 माइनस किया था 5 से, तो हमारे पास 2 ग्रास प्रॉफिट आया था, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ये देखिए, ये हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिवर्स जाके, यानी 1 और 1 जमा किया 2 हुआ, फिर 2 और 1 जमा किया और 5 से माइनस किया तो 2 आया। तो लिहाजा 5 माइनस 2 माइनस 1 तो क्या आएगा, वापस 2 आएगा। 2 माइनस 1 तो आखिर में 1 आएगा। ये है रिवर्सल का। अब रिवर्सल कास्ट मेथड से हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्ट जेड, जो कि जॉइंट कास्ट में इसका पोर्शन था $2 पर यूनिट था। अब $2 पर यूनिट के हिसाब से इसकी जॉइंट कास्ट थी, तो लिहाजा इसकी अब हम टोटल कास्ट जब मालूम करते हैं तो ये नीचे लाइन में हमने लिखा है टोटल कास्ट एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट जेड क्या है, 2000 यूनिट्स थी, ऊपर डेटा में गिवन था। उन 2000 यूनिट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है पर यूनिट कास्ट के साथ, जो कि हमने ऊपर ये रेट मालूम किया है रिवर्सल कास्ट मेथड से। तो लिहाजा 2000 यूनिट्स और पर यूनिट $2 खर्चा आया होगा कास्ट बिफोर सेपरेशन में, तो 4000 बनता है। तो लिहाजा प्रोडक्ट जेड की टोटल जॉइंट कास्ट में हिस्सा है 4000। अब टोटल कास्ट हमारी जॉइंट कास्ट जो थी 2,04,000 थी, उसमें 4000 किसको चली गई, लोकेट हो गई, ये हो गई जेड को, बाकी रह गई 2 लाख। वो 2 लाख अब हमने तकसीम करना है एक्स और वाई के दरमियान ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। तो लिहाजा हम चलते हैं रिक्वायरमेंट 2 की तरफ, और ये हमारी जॉइंट कास्ट एलोकेशन है टू एक्स एंड वाई बाय मार्केट वैल्यू मेथड। जब भी आप मार्केट वैल्यू मेथड से जॉइंट कास्ट एलोकेशन करना चाहते हैं तो बाकायदा तौर पर आपने इसी तरह का ये टेबल बनाना होगा, या आपने तकरीबन 5-6 कॉलम बनाने होंगे। लाइंस तो आपकी नोटबुक में ऑलरेडी होंगे, तो इसी तरह का एक टेबल आपके पास खुद ब खुद बन जाता है। सबसे पहले उसमें क्या लिखना है, आपने प्रोडक्ट्स लिखनी है जो कि आपको ऊपर गिवन थी, एक्स और वाई, यानी जिनके दरमियान आपने जॉइंट कास्ट एलोकेट करनी है। फिर आपने उनकी यूनिट्स प्रोड्यूस लिखनी है, वो भी आपको गिवन होगी, और गिवन थी हमें 10,000 और 8,000। फिर सेल प्राइस पर यूनिट, यानी यहाँ हमारी इस मेथड की बुनियाद जो है वो सेल प्राइस है, यानी मार्केट वैल्यू है, तो लिहाजा ये लाजमी है, ये आपने लिखनी है सेल प्राइस पर यूनिट। ये हमें गिवन थी $20 और $25। फिर इन तीनों के बाद हमने जो कॉलम बनाना है वो हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू का होगा। अब ये हमें गिवन नहीं होगी, ये हमने मालूम करनी है। तो टोटल मार्केट वैल्यू हमने कैसे मालूम करनी है, ये हमने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को पर यूनिट सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8,000 को हमने 20,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 1,60,000, और 10,000 को हमने 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 2,50,000। ये हमारी हो गई टोटल मार्केट वैल्यू। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कॉलम है वो फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट की है, यानी कास्ट आफ्टर सेपरेशन हमें गिवन थी, फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट हमें गिवन थी। तो अगर आपको याद हो जब हमने मार्केट वैल्यू मेथड डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये बात की थी कि जब हमारे पास मार्केट वैल्यू यानी अल्टीमेट मार्केट वैल्यू गिवन हो, या जिस डेटा में हमें फर्दर प्रोसेसिंग गिवन हो, तो हमने उस सूरत में फिर हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, यानी टोटल मार्केट वैल्यू के बाद हमने मालूम करनी है हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू। हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में हमारे पास फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट का होना ज़रूरी है। जब फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट गिवन हो तो उसकी मदद से हम हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा टोटल मार्केट वैल्यू के बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगी फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट की। अब फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट 40,000, 70,000 ये हमें डेटा में गिवन नहीं था, इसके लिए हमने वर्किंग नंबर 1 की है फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट की, एक्स और वाई की कैसी की है, टोटल यूनिट्स उसकी है 8,000 और 10,000,
उसको उसकी पर यूनिट फर्दर प्रोसेसिंग से हमने मल्टीप्लाई किया है 5 और 7 से, तो ये 40,000 और 70,000 इसी तरह मालूम हुआ है, जो कि हमने ऊपर उस कॉलम में लिखी है। फिर ये फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट जब मालूम होगी तो उसके बाद हमने मालूम करना है हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू। हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट को हम टोटल मार्केट वैल्यू से माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगी हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू, जो कि हमने रिक्वायरमेंट वर्किंग नंबर 2 में इसको मेंशन किया है। यानी एक्स और वाई की टोटल मार्केट वैल्यू हमारे पास 1,60,000 और 2,50,000 है। टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट 40,000 और 70,000 है, ये माइनस हो गई है तो 1,20,000 और 1,80,000 ये हमारे पास हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू आ गई है। ये हमारी हो गई हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू, हमारा ये तकरीबन छठा कॉलम है। अब छठे कॉलम हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू की फिगर हमने इसी तरह मालूम की है, यानी टोटल मार्केट वैल्यू से फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट माइनस हो गई है, ये हमेशा याद रखें। अब इस हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू को हमने ऐड करना है, 1,20,000 और 1,80,000 को ये हमने ऐड की है, तो हमारे पास आई है 3 लाख। अब ये 3 लाख हमारी हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू है, जिसके बेस पे अब हम हमारी जॉइंट कास्ट जो कि टोटल अमाउंट उसकी 2 लाख है। अब आपने क्वेश्चन में देखा था 2,04,000 था, लेकिन उसमें से 4,000 जेड को एलोकेट हो गई, बाकी रह गई 2 लाख। ये 2 लाख अब हमने तकसीम करना है प्रोडक्ट एक्स और वाई में। ये आपने अब यहाँ कैसे तकसीम करना है, इसके लिए आपने जॉइंट कास्ट का कॉलम बनाना है, और जॉइंट कास्ट के लिए हमने वर्किंग करनी है। सबसे पहले वर्किंग नंबर 3 हमने की है, इसके लिए हम मालूम करेंगे परसेंटेज या इसके लिए हम मालूम करेंगे प्रोपोर्शन। दोनों तरीके हमने की है ताकि आपको समझ हो। परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में आती है तो फिर आपने प्रोपोर्शन में जाना है। अब देखिए क्या है, टोटल जॉइंट कास्ट हमारे पास कितनी थी, 2,04,000 थी। 4,000 हमने माइनस की है, वो जो जेड को एलोकेट हो गई, रिमेनिंग रह गई 2 लाख जो कि एक्स और वाई को एलोकेट होगी। टोटल हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू हमारे पास ऊपर थी 3 लाख। अब हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू और जॉइंट कास्ट की हम परसेंटेज मालूम करेंगे। कैसे करेंगे, 2 लाख जो कि टोटल जॉइंट कास्ट है डिवाइड करेंगे 3 लाख पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास ये आता है 66.66%, जो कि डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी ये 66.6666 इस तरह आता है। तो लिहाजा इसकी वजह से अक्सर डेसिमल फ्रैक्शन की वजह से फिर आपकी जो टोटल होगी जॉइंट कास्ट की उसमें डिफरेंस होगा। तो लिहाजा आपने याद रखना है कि अगर आपका परसेंटेज फुल फिगर यानी ये 60% या सिर्फ 66% इस तरह ना आता हो तो फिर आपने ये छोड़ना है। आपने क्या करना है, आपने फिर प्रोपोर्शन यूज़ करनी है, प्रोपोर्शन मेथड। नाउ वी यूज़ प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में क्या होगा, प्रोपोर्शन में ये है कि एक्स और वाई के लिए अब उसमें फिर आपने हर हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू को जॉइंट कास्ट से उसकी प्रोपोर्शन लेनी है। यानी कैसे कि 1,20,000 टोटल मार्केट वैल्यू है 3 लाख में, हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू है 3 लाख में, तो 2 लाख में कितनी होगी, यानी अगर 3 लाख में 1,20,000 है तो 2 लाख में कितनी होगी, इसकी हमने निस्बत तनासुब करनी है, तो 80,000 आएगी। और इसी तरह प्रोडक्ट वाई की है 1,80,000 3 लाख में, यानी 3 लाख में 1,80,000 है तो 2 लाख में कितनी होगी, वो आएगी 1,20,000। तो जॉइंट कास्ट अब हमारे पास आ गई प्रोडक्ट एक्स की 80,000 और प्रोडक्ट वाई की 1,20,000। तो अगर आप देख रहे हैं जिसकी जितनी ज़्यादा मार्केट वैल्यू है उतनी ज़्यादा उसको कास्ट एलोकेट हो गई। ये हमारी हो गई जॉइंट कास्ट एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू मेथड। और जब मार्केट वैल्यू मेथड होगी तो आपने इसी तरह का टेबल लाजिमी बनाना है। आपने अपनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपने इसी तरह का टेबल लाजमी बनाना है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स भी होगी, यूनिट्स प्रोड्यूस भी होगी, सेल प्राइस भी होगी, टोटल मार्केट वैल्यू भी होगी। अगर फर्दर प्राइसिंग है तो हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू मालूम होगी। अगर फर्दर प्राइसिंग कास्ट नहीं है तो फर्दर प्राइसिंग कास्ट और हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू का ये कॉलम फिर नहीं होगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट जॉइंट कास्ट का कॉलम होगा, फिर हमारी बेस होगी टोटल मार्केट वैल्यू। इसी की बुनियाद पर हमने जॉइंट कास्ट के लिए परसेंटेज मालूम करके उसकी निस्बत से हमने जॉइंट कास्ट एलोकेट करनी है।
इंशाल्लाह आप कल से फिर एक्सरसाइज नंबर 5 और बाकी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आज तक इतना काफ़ी था। ये आप प्रैक्टिस कर लें, इसको देख लें, कोशिश करें इसको समझ सकें, दोबारा ये क्वेश्चन अपनी आप से कर ले, खुद कर ले, ताकि आपको आसानी से समझ हो। जो भी आपने पूछना है आपसे, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू।